हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो कल हमने पारिस्थितिकी के जो सम इम्पोर्टेंस पॉइंट्स होते हैं उसे डिफ़ाइन किया था। ओके, तो आज हम स्थलीय पारितंत्र को देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और नई लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ओके, दिस इज़ इनफ फॉर प्रीलिम्स 2020, क्योंकि ये स्पेसिफिक 2021 के लिए ही, सॉरी मैंने 2020 कहा, 2021 के लिए ही ये बना है और करंट अफेयर भी इसमें बहुत इंक्लूड है। कुछ करंट अफेयर इससे हटके भी आप को करना पड़ेगा तैयारी। जो करंट अफेयर का मैंने PD 365 बनाई हूँ मैं इस ईयर का, और फिर आप करंट अफेयर मंथली मैगजीन से कर सकते हो, या फिर आप सप्लीमेंट जो इसका सप्लीमेंट्री आता है उसके लिए रुक जाइए, थोड़ा वेट कीजिए, वो भी आ जाएगा, फिर आप उसे कर लेना, तो फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगी स्थलीय पारितंत्र। ठीक है, तो स्थलीय पारितंत्र क्या है कि जीवों का स्थल आधारित समुदाय। ठीक है, जीवों का ऐसा समुदाय। ओके, तो ये क्या है कि जीवों का स्थल आधारित समुदाय है। ठीक है, तथा इसके तथा क्षेत्र विशेष में अजैविक घटकों के साथ उनका आपसी आदान प्रदान है। ठीक है, किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाला स्थलीय पारितंत्र का प्रकार निम्न कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो क्या है कि ओके, तो ये क्या है कि अजैविक घटक के साथ उनका आपसी संबंध आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो क्या क्या है कि ये जो स्थलीय पारितंत्र है, ठीक है, वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। जैसे स्थलाकृति, तो स्थल का आकृति कैसा है, स्थल घाटियाँ हैं, पर्वत है, मैदान है कि पठार है। ठीक है, उच्चवाचीय एवं अक्षांशीय के आधार पर विविधता। ठीक है, उच्चवाचीय एवं अक्षांशीय मतलब कि जैसे कि उच्च अक्षांश पे आपको, जैसे कि ध्रुव हो गया, या फिर मतलब कि अक्षांश रेखा जो आप कहें वो उस पर इफ़ेक्ट भी करता है। मृदा की गुणवत्ता पे भी इफ़ेक्ट होता है इसका, इस पर निर्भर होता है। प्रकाश की मात्रा, उस जगह उस स्थल पे कैसी प्रकाश की मात्रा उपलब्ध है। तो अगर अच्छा प्रकाश की मात्रा वहाँ पे उपलब्ध होगी तो पेड़ पौधे ज़्यादा लगेंगे, और अगर कम होगी तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कम होगा, जिससे कि वहाँ पेड़ पौधे की संख्या में कमी देखी जा सकेगी। प्राप्त वर्षा की मात्रा भी निर्भर करती है कि तापमान पराशन, ठीक है, टेम्परेचर का रेंज कैसा है। एलेन का नियम क्या कहता है कि शरीर में होने वाले ताप ह्रास, जो डिप्रेशन ऑफ हीट है, उसको रोकने के लिए ठंडे प्रदेश में रहने वाले जंतुओं के अंग छोटे आकार के होते हैं। ठीक है, मतलब जैसे आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ठंडे प्रदेश में जो रहते हैं उनकी कान छोटी होती हैं आकार में। ठीक है, ताकि वो अपना हीट को कम कर सकें। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो स्थलीय पारितंत्र के प्रकार, जैसे टुंड्रा हो गया, जैसे वन पारितंत्र, घास पारितंत्र, मरुस्थलीय पारितंत्र, अल्पलाइन टुंड्रा, आर्कटिक टुंड्रा। टुंड्रा में आप देख लो, वन पारितंत्र में शंकुधारी वन, समशीतोष्ण वन। ओके, मतलब ये वन पारितंत्र हो गया। और ये घास पारितंत्र में आपका आएगा, यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, वन पारितंत्र में समशीतोष्ण वन और उष्णकटिबंधीय वन, और घास पारितंत्र में कोई सब इसका सेक्शन नहीं है, और मरुस्थलीय पारितंत्र में भी नहीं। ठीक है, तो 4 सेक्शन आप मेजर याद रखो, टुंड्रा, ठीक है, अल्पाइन टुंड्रा और आर्कटिक टुंड्रा। वन पारितंत्र जो शंकुधारी वन होता है, समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय वन। घास पारितंत्र और मरुस्थलीय पारितंत्र।
स्थलीय पारितंत्र के आप 4 प्रकार को समझ गए। अब एक एक करके सबको समझते हैं। टुंड्रा क्या है कि टुंड्रा का अर्थ बंजर भूमि है, ठीक है। टुंड्रा का अर्थ क्या है? बंजर भूमि। ओके। टुंड्रा पारितंत्र वृक्षहीन क्षेत्र है जहाँ पर्यावरण दशाएं गंभीर होती है। ओके। विशेषता इसकी क्या है? इसकी विशेषता है कठोर जल वायविक दशाएं, ठंडा या ठंड एवं वायु। सर्दियाँ लंबी तथा कठोर होती हैं और ग्रीष्म काल शांत और छोटा होता है, ठीक है। वर्षण अल्प और मुख्य रूप से हिमपात के रूप में होती है। मृदा जो है परमाफ्रॉस्ट अथवा परमाफ्रॉस्ट तो आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो 1 मिनट में बता देती हूँ। अथवा ऐसी मृदा जो पूरे साल जमी रहती है तथा पोषक तत्वों की भी कमी होती है, ठीक है। निम्न जैव विविधता और प्रकाश आर्कटिक टुंड्रा और अल्पाइन टुंड्रा, ठीक है। प्रकार ये होता है, इसका 2 प्रकार है। मैं परमाफ्रॉस्ट बता देती हूँ। ये अगर लैंड है, ओके, ये लैंड है, यहाँ पेड़ पौधा है, ठीक है। तो ये लैंड का एक परत हो गया हमारा ऐसा, और यहाँ पे भी लैंड का एक परत हो गया, ठीक है। और जो वाटर रहता है वो यहाँ पे आइस के फॉर्म में रहता है, ठीक है। इसी को परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। इसमें मीथेन और मीथेन एब्जॉर्ब हो रहता है। तो अगर ये परमाफ्रॉस्ट अगर पिघलता है तो इससे भी बहुत पॉल्यूशन होने का खतरा है, ठीक है। तो परमाफ्रॉस्ट पिघलने से खतरा भी है और नहीं, मतलब उसके प्रॉफिट भी हैं परमाफ्रॉस्ट के, ठीक है। तो आप ये याद रखना। और आर्कटिक टुंड्रा और अल्पाइन टुंड्रा, इन दोनों को हम देख लेते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में यह ध्रुवीय बर्फ छत्रक के नीचे, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध कहाँ है? ये आपका ग्लोब है, ये है उत्तरी गोलार्ध और ये है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में यह ध्रुवीय बर्फ छत्रक के नीचे तथा वृक्ष सीमा से ऊपर सतत पट्टी के रूप में फैली हुई है। दक्षिणी गोलार्ध में यह आर्कटिक और फॉकलैंड द्वीप के कुछ हिस्से तक सीमित है। मतलब आप ये जो ग्लोब है ना, इसका जो ध्रुवीय भाग है आर्कटिक और ये अटलांटिक, तो इस जगह पे आप आर्कटिक टुंड्रा और ये अटलांटिक इसका भाग है टुंड्रा का, ठीक है। उदाहरण के लिए अलास्का, कनाडा, रूस, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और स्कैंडिनेविया, ठीक है। वनस्पति यहाँ पे कैसे पाए जाते हैं? तो लाइकेन है, काई है, झाड़ी है, हीथ है, सरपत है, विलो और भोज वृक्ष, ठीक है। और अल्पाइन टुंड्रा क्या है? इसका वितरण है कहाँ कहाँ होता है? यह किसी भी अक्षांश पर उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। किसी भी अक्षांश पर ये पाया जाता है, लेकिन क्या है कि उच्च ऊंचाई होना चाहिए उस क्षेत्र का। उदाहरण के लिए हिमालय पे जैसे आल्स पर्वत हो गया, तिब्बत का पठार, कॉकेसस पर्वत, अमेरिकन कार्डिल्स, ठीक है। और यहाँ की जो वनस्पति है वो मोस, सेज और लीवरवॉर्ट्स घास के रूप में पाई जाती है, ठीक है। अब जंतु यहाँ पे कैसे कैसे पाए जाते हैं? तो जो आर्कटिक है वहाँ पे आर्कटिक लोमड़िया में पढ़ सॉरी आर्कटिक लोमड़िया, ध्रुवीय भालू को आप मतलब ध्रुवीय भालू के बारे में आप सुने ही होंगे। और ये करीबू, कस्तूरी बैल, ओके। और यहाँ पे जो जंतु पाया जाता है वो है पिकास, गिलहरी, पर्वतीय बकरी, बरसिंगा, कस्तूरी बैल, आर्कटिक खरगोश, ठीक है। अब वन फॉरेस्ट देख लेते हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो जो वन पारितंत्र है वो विभिन्न प्रकार के जैविक
घटकों एवं अजैविक पर्यावरण के मध्य परस्पर आदान प्रदान का एक गतिशील संकुल है। इस पारितंत्र में वृक्ष महत्वपूर्ण घटक होते हैं। उन पारितंत्र को तीन वन पारितंत्र को तीन प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: शंकुधारी, समशीतोष्ण तथा उष्णकटिबंधीय वन। सामान्यतः सभी वन बायोम उत्तर से दक्षिण या उच्च से निम्न ऊंचाई पर एक ढाल पर व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, ऊंचाई ऊपर से नीचे। वन पारितंत्र के प्रकार देख लेते हैं। तो जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें टुंड्रा से दक्षिण में समशीतोष्ण वन तक के बीच की स्थिति। ठीक है, वितरण इसका क्या है, कहाँ कहाँ है? इसका विस्तार एक निरंतर पट्टी के रूप में उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया तक है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों महाद्वीपों के सक्रिय होने के कारण ये अनुपस्थित है। ठीक है, अजैविक घटक देख लेते हैं इसका। तो क्या है? निश्चित मौसम, लंबे समय तक कठोर शीत ऋतु रहती है यहाँ, और ग्रीष्म ऋतु छोटी होती है। कनाडा के बर्फीले तूफान तथा यूरेशिया में स्थानीय पवन चलती है। वर्षण क्या है कि वर्ष भर अच्छी वर्षा प्राप्त होती है। मृदा का प्रकार क्या है? मृदा यहाँ पे अम्लीय, अत्यधिक निक्षालित तथा खनिज की कमी होती है यहाँ पे। ठीक है, हाइड्रोलाइज्ड मिट्टी यहाँ पे। और जैविक घटक तो प्राकृतिक वनस्पति जैसे कि शंकुधारी सदाबहार होते हैं वृक्ष, और आकार में सक्वाकार, मोटी चमड़े और सुई के आकार के पत्ते यहाँ पे होते हैं, जैसे चीड़ का, देवदार, स्प्रूस इत्यादि। और जंतु यहाँ पे मिंक, सफ़ेद लोमड़ी, भेड़िया आदि। ठीक है, अब समशीतोष्ण वन देख लेते हैं। ठीक है, समशीतोष्ण वन क्या है कि चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष, यह यहाँ की विशेषता है। ठीक है, पत्ता चौड़ा होगा। ये वृक्ष शरद ऋतु में अपने पत्ते त्याग देता है। ठीक है, पतझड़ ऋतु मतलब कि पतझड़ के मौसम में, ठीक है, शरद ऋतु में नए पत्ते उगाते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती, शीतोष्ण सदाबहार तथा शीतोष्ण वर्षा वन में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, मतलब शीतोष्ण जो है, समशीतोष्ण, उसको तीन भागों में बांट सकते हैं। जैसे शीतोष्ण हो गया पर्णपाती, जो अपना पत्ता गिराता है, मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में है ये। और शीतोष्ण सदाबहार भूमध्य जलवायु क्षेत्र में है ये। और शीतोष्ण वर्षा वन दोनों गोलार्ध के तटीय क्षेत्र में ये विभाजित है। ठीक है, इसका वितरण कहाँ है? मध्य अक्षांश क्षेत्रों में पाया जाता है। ध्रुवीय क्षेत्र तथा उष्णकटिबंधीय के मध्य और उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में ये पाया जाता है। ठीक है, और अजैविक घटक इसमें क्या है कि आर्द्र एवं गर्म ग्रीष्म ऋतु, ठंड एवं वर्षा सहित शीत ऋतु। ठीक है, भिन्न भिन्न मौसम में पाए जाते हैं। मृदा का प्रकार जो है सो अल्फिशोस या भूरी वन्य मिट्टी होती है। जैविक घटक क्या है कि वनस्पतियां यहाँ पे चौड़ी पत्ती वाली वृक्ष होते हैं, और झाड़ियाँ, बारहमासी जड़ी बूटी तथा घास यहाँ पे उपलब्ध है। जंतु यहाँ गिलहरी, शिशुधानी, थैली जंतु, भूरा भालू, चमगादड़, चूहे यहाँ पे पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्या है? मतलब किस टाइप के होते हैं? तो समुदायों के विविधतापूर्ण समूह के साथ ये सबसे समृद्ध वन के रूप में जाने जाते हैं, जो इन्हें पृथ्वी के सर्वाधिक बड़े बायोम में से एक बनाता है। ओके, वितरण इसका देख लेते हैं। तो भूमध्य रेखा के आसपास आर्द्र उष्णकटिबंधीय उच्च तथा निम्न भूमि में पाया जाता है। अजैविक घटक क्या है? आर्द्रता तथा तापमान उच्च। ठीक है, लगभग समान। वर्षण क्या है? 200 सेंटीमीटर से मतलब वर्षण क्या नहीं, मतलब यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक समान रूप से पूरे वर्ष भर यहाँ पे वर्षा होती है। मृदा का प्रकार जो है लाल लैटोसोल यहाँ पे मृदा पाया जाता है। ठीक है, और जैविक घटक में देख लेते हैं। तो वनस्पति विविधता है यहाँ पे, विविध
आवृत्ति बीजी, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, एवं अपेक्षाकृत कम अनावृत बीजी, ठीक है, जाइनेमोस्पर्म्स, ठीक है, पाए जाते हैं। इसके अलावा लिवरवर्ट्स, लताएं, फर्न, काई, लाइकेन और शैवाल भी पाए जाते हैं। घना वृक्षावरण तथा मोटे सहायक तन उपस्थित है। जंतु, बंदर, गैंडे, बड़ी संख्या में कीट, पक्षी। अब देखते हैं डिफोरेस्टेशन, ठीक है। तो मानव उपभोग के लिए वनों को साफ करने या कटाई करने की प्रक्रिया को वनोन्मूलन या निर्वनीकरण कहते हैं। वनों की कटाई के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। जैसे कि आपने सुना होगा झूम खेती का एक नाम, और स्थानांतरित कृषि, ठीक है। ऐसी कृषि में क्या होता है कि भूमि के एक भाग को, ठीक है, आग के माध्यम से साफ करके कृषि की जाती है, फिर पुनः उत्पादकता प्राप्त करने के लिए इसे खाली छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इसे हम झूम कृषि कहते हैं। अब संरचना विस्तार, जैसे कि राजमार्ग हो गया, उद्योग हो गया, रियल एस्टेट, इस टाइप की कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए वनों को काटा जाता है। जंगल की आग, यह प्राकृतिक कारण है। उच्च वायु दाब तथा निम्न आर्द्रता जब होती है, यह मानव निर्मित भी हो सकता है, ठीक है। जानबूझकर अगर कोई आग लगाया, जैसे सिगरेट पी के फेंक दिया, या फिर बिजली की चिंगारियाँ या खनन से, ठीक है। लॉगिंग, तो औद्योगिक और व्यावसायिक उद्योग के लिए लकड़ी चाहिए होती है, तो उसमें उसके लिए ये लोग लकड़ी काट के ले जाते हैं। ये ईंधन, फाइबर, लकड़ी, लुगदी, लेटेक्स और रबर आदि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वृक्षों को काटने का प्रसंस्करण की प्रक्रिया है। कृषि तथा चारागाहों का विस्तार, बढ़ती जनसंख्या के लिए अधिक भोजन की आवश्यकता होती है, जिसे वन भूमि का अतिक्रमण होता है। निर्वनीकरण के प्रभाव, ठीक है। तो इसका प्रभाव क्या होता है? तो जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग आपने सुना है, भूमंडलीय तापन, उसमें वृद्धि होती है। कार्बन डाइऑक्साइड में के उत्सर्जन से, ठीक है। फिर वन विशाल कार्बन सिंक है, ठीक है। कार्बन को ये एब्जॉर्ब करता है वन, तो ये कार्बन सिंक है। और जो भूमि पर अधिग्रहित कार्बन की अपेक्षा 45% अधिक CO2 का संग्रहण करता है, ठीक है। विश्व में लगभग 420 मिलियन हेक्टेयर वन भूमि वर्ष 1990 के बाद नष्ट हो गए हैं, ठीक है। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, FAO, ठीक है, उसके द्वारा ये रिपोर्ट है। जलीय चक्र में इसका भी प्रभाव पड़ता है, जैसे भूजल स्तर में तेजी से गिरावट होती है तथा निम्न वर्षा, जिससे सूखा पड़ जाता है। फिर विंध, ठीक है, डिस्टर्बेंस ऑफ हाइड्रोलॉजिक साइकिल, तीव्र अपवाह होता है, बाढ़ का कारण ये बन जाता है, ठीक है। जैव विविधता की हानि होती है। दुनिया की 80% स्थलीय प्रजाति जो है वनों में पाई जाती है। भूमि क्षरण और मृदा अपरदन से खाद्य सुरक्षा असुरक्षा पैदा हो सकता है, ठीक है। आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाली वनों की क्षमता में ह्रास होता है। सामाजिक समस्याएं क्या है? आदिवासी तथा अन्य वनवासियों जनजातियों की आजीविका को नुकसान पहुंचता है। वन क्षरण तथा वनों की कटाई के कारण विश्व की लगभग 1.6 बिलियन जनसंख्या प्रभावित हुई है। ये IUCN की रिपोर्ट है, ठीक है। अब देख लेते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ठीक है। हमने पहले देखा टुंड्रा इकोसिस्टम, फिर देखा वन इकोसिस्टम, अब देखते हैं घास पारी तंत्र, ठीक है। तो घास एवं झाड़ी जो है, ठीक है, पौधों के विस्तरित आवरण वाली वनस्पति के वर्चस्व वाला क्षेत्र घास पारितंत्र कहलाता है, ठीक है। यह विश्व के 20 से 40% स्थल क्षेत्र को समाहित करता है, मतलब कि
वर्ल्ड का अब 20 से 40% जो स्थल है वहाँ पे आप घास या झाड़ियाँ देखोगे। घास के मैदान में वर्षा लगभग 25 से 75 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होती है। यह किसी वन क्षेत्र के लिए पर्याप्त नहीं, किंतु इस क्षेत्र में रेगिस्तान की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो वन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और फिर घास और झाड़ी क्षेत्र में उससे कम, और सबसे कम रेगिस्तान में। ठीक है, उसके बाद क्या है, आदर्श घास के मैदान सामान्यतः समशीतोष्ण जलवायु में पाए जाने वाली वनस्पति है। भारत में मुख्यतः यह उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। शेष भारत में घास के मैदान स्टेपी और सवाना के मिश्रण है। ठीक है, स्टेपी और सवाना के बीच का मुख्य अंतर यह है कि स्टेपी में चारा केवल छोटे आर्द्र मौसम के दौरान ही प्राप्त होता है, जबकि सवाना मैदान की घास चारा के रूप में न केवल आर्द्र मौसम में तेजी से बढ़ता है, बल्कि शुष्क मौसम में भी पुनर्उत्पादित होता है। अब देखिए, सवाना देख लेते हैं और स्टेपी देख लेते हैं। ठीक है, ग्रासलैंड, फिर मरुस्थलीय इकोसिस्टम देखेंगे। तो सवाना का जो विस्तार है, वितरण है, वो कहाँ का है, भूमध्य रेखीय वनों तथा व्यापारिक पवनों के गर्म रेगिस्तान के मध्य संक्रमण क्षेत्र। ठीक है, संक्रमण क्षेत्र आपको मैंने कल बताया था कि जो संक्रमण क्षेत्र किसे कहते हैं और संक्रामिका किसे कहते हैं। तो ये सब आप कल के टॉपिक में देख लेना, कल का वीडियो में। उदाहरण, अफ्रीका में सवाना, ब्राज़ीलिया उच्च भूमि में कंपास ब्राज़ीलियाई। ठीक है, ओरिनोको द्रोणी में लानोस। और अजैविक घटक इसके क्या है कि एकांतर, गर्म वर्षा काल तथा शुष्क शीत मौसम। स्थानीय पवन जो है गिनी तट पर हरमंटन पवन, ठीक है, इसको कहते हैं स्थानीय पवन को। और मिट्टी का प्रकार क्या है, अल्फीसोस, ठीक है, अल्फीसोल्स और अल्टीशोल्स। ठीक है, वनस्पति के प्रकार यहाँ पे कैसे होते हैं, लंबी घास और छोटे आकार के वृक्ष, लंबी जड़ें जल को संग्रहित कर लेती है। और जंतु शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के होते हैं यहाँ। और फिर स्टेपी का देख लेते हैं। तो स्टेपी है जो, उसका वितरण तटवर्ती प्रभाव में दूर महाद्वीपों के अंदरूनी हिस्से में पाया जाता है, जैसे उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, अर्जेंटीना में पंपास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स आदि। अजैविक घटक हैं इसके, महाद्वीपीय जलवायु दक्षिणी गोलार्ध में गहन रूप से नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये जो है स्थानीय पवन क्या है, कहाँ कहाँ स्थानीय पवन यहाँ की क्या है, कनाडा, अमेरिका में चिनूक कहते हैं इसे, और स्विट्जरलैंड में इसे फॉन कहते हैं। मृदा के प्रकार है इसमें चेरनोजम मृदा। वनस्पति छोटे आकार के स्टेपी घास मैदान वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। गेहूं की आप इसे में एग्जाम्पल ले सकते हो, व्यापक खेती के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जंतु, पालतू जानवर, मवेशी, भेड़, सुअर आदि पाए जाते हैं। अब डेजर्ट इकोसिस्टम देख लेते हैं, मरुस्थलीय इकोसिस्टम। मरुस्थलीय पारितंत्र निम्न वर्षा वाला क्षेत्र है, जहाँ ऐसे विशिष्ट पौधे एवं जंतु समुदाय पाया जाता है जो कठोर जलवायु के लिए अनुकूल हो। 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है वो मरुस्थल कहा जाता है। तो मरुस्थल का ये डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है कि कितना वार्षिक वर्षा वाला, तो 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा अगर हो रहा है तो वो मरुस्थलीय क्षेत्र है। यहाँ पे आप देख सकते हो सहारा डेजर्ट, ये विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट है। ठीक है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट हो गया। यहाँ पे गोबी है, तुर्किस्तान का डेजर्ट है। ठीक है, उसके बाद कालाहरी डेजर्ट यहाँ पे है। अब यहाँ पे आप देख लेना, ये है हॉट डेजर्ट ब्लैक जो है, और ये थोड़ा माइल्ड लैटिट्यूड डेजर्ट है, और ये कोल्ड ओशन करंट को शो किया है। ये कोल्ड ओशन करंट है यहाँ से, ये भी यहाँ से जो जा रहा है ये सब कोल्ड है। ठीक है,
पार्ट नहीं है। ओके। अब मरुस्थलीय पारतंत्र के प्रकार। गर्म मरुस्थल जो है उसमें देख लेते हैं, हॉट जो था। तो वितरण क्या है कि इसका कहाँ कहाँ है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य। ठीक है, हॉर्न अक्षांश क्षेत्र मतलब देखिए ये हमारा ग्लोब है, तो ये हमारा 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है। ठीक है, वो मध्य रेखा, और यहाँ से 15 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक। ठीक है, 15 डिग्री से 30 डिग्री। और उत्तर और दक्षिण इस साइड भी ये 15 से 30 डिग्री, ये बीच का जो है यहाँ पे। ओके, ये भी यहाँ 15 से 30 डिग्री। ठीक है, ये हमारा पोल हो गया। और अजैविक घटक देख लेते हैं। तो दैनिक ताप प्रवणता अधिक है, 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा, मृदा प्रकार लवणीय, रेतीली मृदा, और जिसमें जल धारण क्षमता निम्न होती है। जैविक घटक इसमें कैसे है, वनस्पति ज़ेरोफाइटिक या सूखा प्रतिरोध झाड़ियाँ, खजूर, बबूल। ठीक है, जंतु में यहाँ पे सरीसृप पाया जाता है, शिशुधानी थैली वाले जंतु। ठीक है, स्तनधारियों में ऊंट, शाही, हरनास की विविध प्रजातियाँ पाई जाती है। मध्य अक्षांशीय शीतोष्ण मरुस्थल, ये क्या है कि तपांतर की वार्षिक पारस। ठीक है, पारस मतलब रेंज। ओके, गर्म रेगिस्तान की तुलना में अधिक है, चरम तापमान निम्नतर बना रहता है, ठंडी हवा के साथ अत्यधिक शीत। जैविक घटक इसमें कौन कौन से हैं, अल्पाइन समोविद घास, ब्रूशेस झाड़ियाँ, जुपिनर, संटी जैसे वृक्ष। जंतु यहाँ पे पाया जाता है, बैक्ट्रियन ऊँट, एशियाटिक बकरा, हिम तेंदुआ। ओके, और तिब्बत भेड़िया, तिब्बती जंगली गधा आदि। अब वनस्पति देख लेते हैं, मरुस्थल वनस्पति के रूपांतरण। ओके, तो भूमिगत जल का दोहन करने के लिए विस्तीर्ण जड़ प्रणाली पाई जाती है यहाँ पे। ठीक है, इसका वाष्पोत्सर्जन जो वेपोराइजेशन होता है उसको कम करने के लिए ऊपरी मोटी परत और धसे हुए रंध्र होते हैं यहाँ। पत्तियाँ आकार में छोटी होती है अथवा कांटों चमड़े के समान कठोर और मोमी पत्तियों में बदल जाती है। पानी के भंडारण के लिए विशाल मांसल रसीले तने तथा पत्तियां होती है। वर्षा न होने पर पौधे तक निष्क्रिय बने रहते हैं। ठीक है, देख सकते हो ये कैक्टस का एग्जाम्पल है, कटीली झाड़ियाँ। मरुस्थलीय जंतुओं के में रूपांतरण, तो रूपांतरण इसका किस टाइप से होता है, वो सूर्य की गर्मी से बचने के लिए रात में सक्रिय होते हैं, वसा को अपने कुबड़ में संग्रहित करके भोजन के बिना महीनों तक जीवित रहते हैं, और पानी को संरक्षित करने के लिए ठोस मूत्र का त्याग करते हैं। ठीक है, ऊर्जा रेगिस्तान का ऊंट जो है रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, पानी के बिना कई दिनों तक यात्रा कर सकता है, एक बार में कई गैलन पानी पी लेता है। ये पसीने के माध्यम से जल हानि से बचाने के लिए ये शरीर का तापमान बदल सकता है, खरई ऊँट। ठीक है, अब मरुस्थलीकरण वर्तमान में सबसे बड़ा पर्यावरणीय मुद्दा है। ठीक है, मरुस्थलीकरण अभी हमारा ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मरुस्थलीकरण। तो जलवायु परिवर्तन एवं मानवीय गतिविधियों सहित विभिन्न कारकों के कारण शुष्क, अर्धशुष्क, शुष्क, उप अर्ध क्षेत्रों में भूमि की जैविक क्षमता का विनाश जो है उसे मरुस्थलीकरण कहा जाता है। ठीक है, इसके कारण क्या है, भूमि प्रबंधन जैसे निर्वर्णीकरण, जो हमारा डिफोरेस्टेशन है, अत्यधिक चराई, गहन कृषि, विकासात्मक गतिविधियाँ, असंगत सिंचाई। ओके, और जलवायु संबंधित जो कारक है इसके मानव निर्मित हरित गृह गैस जो GHG है। आप मुझे कमेंट में बताना कि मोस्ट मतलब कि जो
इफेक्टिव GHG है वो कौन है? ठीक है। के कारण जलवायु परिवर्तन तथा वैश्विक तापन, भूमि अवनयन तटस्थता LDN की आवश्यकता। ऐसी स्थिति जब भूमि अवनयन, ठीक है, पर्यावरण या मानव कारकों के कारण उत्पादन में कमी के विस्तार को रोका जाता है तथा पहले अवक्रमित भूमि की पुनः प्राप्ति का प्रयास किया जाता है। भूमि अवनयन तटस्थता लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी कहलाती है। ठीक है। LDN को सितंबर 2019 में भारत में आयोजित मरुस्थलीकरण रोकने के लिए UNCCD जो है उसकी पार्टीज जो है COP14 में परिभाषित किया गया इसे मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए जो भी था। LDN एक ऐसी स्थिति को परिभाषित करता है जो भूमि संसाधन लैंड रिसोर्स जो है उसकी मात्रा एवं गुणवत्ता, परिस्थिति तंत्र के कार्यों एवं सेवाओं का समर्थन तो खाद्य सुरक्षा में वृद्धि के लिए आवश्यक है। साथ ही वे कलिक या स्थानिक पैमानों पर स्थिर रहे अथवा उनमें वृद्धि होती रहे। बॉन चुनौती देख लेते हैं। बॉन चैलेंज के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो बॉन चुनौती एक वैश्विक प्रयास है। ठीक है। इसके तहत दुनिया 150 मिलियन हेक्टेयर गैर वनीकृत एवं बंजर भूमि पर वर्ष 2020 तक तथा वर्ष 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वनस्पति उगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। 2011 में से जर्मनी सरकार एक प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा शुरू किया गया था इसे। ठीक है। बॉन चैलेंज को जिसके परिणाम स्वरूप 2017 में 150 मिलियन हेक्टेयर के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है। ठीक है। और पेरिस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 में जो हुआ था उसमें भारत ने स्वैच्छिक रूप से बॉन चैलेंज को स्वीकृति दी थी। ठीक है। अब यहाँ पे वन रिपोर्ट है ये हमारा। उसके बाद आज का हमारा टॉपिक ये खत्म हो जाएगा। फिर कल हम चलिए पारितंत्र को पढ़ेंगे। ओके। तो यहाँ पे वन स्थिति रिपोर्ट आप देख लेते हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। श्रृंखला में 16वीं रिपोर्ट है ये। ठीक है। तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को भारतीय वन सर्वेक्षण FSOI, ठीक है, FSI बोलते हैं इसे, FSI द्वारा द्विवार्षिक रूप से वर्ष 1987 से प्रकाशित किया जाता है। मतलब दो वर्ष में एक बार। वन एवं वन संसाधन के आकलन के लिए भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 से प्राप्त आंकड़े का प्रयोग किया जाता है। आप इसे याद रखना, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2। देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल जो है वो है 8,07,276 वर्ग किलोमीटर, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56% है। कुल वनावरण, ठीक है, फॉरेस्ट कवर 21.67 है एवं कुल वनावृक्ष जो ट्री कवर है, ओके, वृक्षावरण वो है 2.89%। ठीक है। भारत में सर्वाधिक वन जो है उसका क्षेत्रफल वाले राज्य है मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ये क्वेश्चन UPSC 2019 में पूछ चुका है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा है कि पूछा है वृक्षावन, ठीक है ना, वृक्षावन का क्वेश्चन पूछा है कि वृक्षावन कहाँ पे ज़्यादा है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य, ये प्रतिशत में बता रहा है। तो सबसे ज़्यादा है मिजोरम में, फिर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। वनावरण का उल्लेख वृद्धि दर्शाने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस टाइप से हैं, मतलब कि यहाँ पे कर्नाटक में वृद्धि हुआ है। सबसे ज़्यादा तो MP में है, लेकिन इस बार जो वृद्धि हुआ है वो कर्नाटक में ज़्यादा हुआ है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर केरल, फिर जम्मू कश्मीर। और कमी कहाँ कहाँ हुआ है, तो मणिपुर में कमी हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में भी और मिजोरम में भी कमी हुआ है। ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है कि वनावरण जो है ये ज़्यादा है यहाँ। ठीक है। ये देख लेते हैं। भारत में अवनमित भूमि, इसरो के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र जो है उसके द्वारा भारत में मरुस्थलीकरण एवं भूमि अवनयन एटलस के अनुसार
देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 96.4 मिलियन हेक्टेयर अर्थात 29.3% क्षेत्र ऐसा है, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, प्लीज़ बने रहे मेरे चैनल पे, सपोर्ट करें। और ये आप लोगों का प्रीलिम्स का क्विक रिवीजन सीरीज है, आप यहाँ पे देखो, क्विक एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन सीरीज। बहुत ही अच्छा बुक है ये, ओनली इसकी तरफ से है। तो आप अगर इसे अच्छे से समझ लेते हो तो मतलब कि आपका इन्वायरमेंट चैप्टर, मतलब इन्वायरमेंट का जो सब्जेक्ट है वो प्रीलिम्स के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन हाँ, आपको अच्छे से समझना होगा, तभी होगा, ठीक है। और आपको फिर करंट अफेयर इसकी करनी होगी। मुझे तो वो सब मोटी मोटी बुक्स जो है, शंकर IAS की बुक, ये सब बुक, वो सब बुक, वो अभी आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है, क्योंकि अब आपके पास लिटरली 60 to 61 डेज ही बचे हैं। तो उसमें आप कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं पढ़ सकते हो, इसलिए आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। 14 चैप्टर है इसकी, 14 वीडियोस में मैं कंप्लीट करा दूंगी अगर आप बने रहें तो, ओके। वीडियोस मैं रोज़ डालूंगी, आप लोग देखना चाहते हो तो देख सकते हो, नहीं देखना चाहते हो तो दिस इज़ डिपेंडिंग ऑन यू, ओके। तो कल मैं स्थलीय पारीतंत्र पे चर्चा करूंगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। और अच्छे से प्रिपरेशन करो आप लोग। मैं भी प्रिपेयर कर रही हूँ, इस बार मैं भी अटेम्प्ट दूंगी, आप लोग भी देना, ओके। बेस्ट ऑफ लक। और प्लीज़ यार आप लोग मतलब कि गलत रिसोर्सेज के पीछे मत भागो, जो पढ़े हो उसे ही पढ़ो, और मल्टीपल रिवीजन करो, अभी रिवीजन का टाइम है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करो आप लोग। और नया चीज़ कुछ नहीं पढ़ो, और अच्छा सा स्ट्रैटी बना करके आप लोग अपना स्टडी को कंप्लीट कीजिए, ओके। थैंक यू गाइस।